हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मार्केट सीरीज़ में हमने फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इस पर डिस्कशन कर लिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं ये डिस्कशन किया। कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं और स्पेशली दो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया था, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों का इंट्रोडक्शन, दोनों का कंसेप्ट और दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी डिस्कस किए थे। फाइन, देखिए फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, लेंडर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, ये वो जगह है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को आपस में मिलाता है। यहाँ पर मनी का लेन देन होता है, एक पार्टी लोन देती है और एक पार्टी लेंड करती है, एक पार्टी बोरो करती है। फाइन, अब लेकिन बोरो और लेंड करने का अपना एक मैकेनिज्म होता है फाइनेंशियल मार्केट में। जनरल जो बोरोइंग और लेंडिंग होती है उस तरह से बोरोइंग और लेंडिंग एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट में नहीं होती। फाइन, यहाँ पर जिसको बोरो करना है, जिसको पैसा लेना है, वो क्या करता है, बोरो करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इशू करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में सेल करता है, और जिन लोगों को पैसा देना है, जो लेंडर्स हैं, वो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर रहा है या इशू कर रहा है वो पैसा बोरो कर रहा है, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक तरह से लोन अल्टीमेटली दे रहा है। ठीक, फाइन। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इशू करना ये डिपेंड करता है बोरोवर की रिक्वायरमेंट पर। बोरोवर की रिक्वायरमेंट अगर लॉन्ग टर्म की है तो वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, जैसे आप पढ़ चुके हो कि भाई लॉन्ग टर्म मार्केट क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट। और अगर बोरोवर की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है, 12 मंथ से कम की, तो फिर वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा। इस वीडियो में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोरोवर और लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उनका ओवरव्यू हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, एक होते हैं लेंडर्स और एक होते हैं बोरोवर्स। फाइन, तो चाहे वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये लेंडर और बोरोवर के बीच में डीलिंग को ही शो करता है। फाइन, ऐसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम बोरोवर्स और लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई करते जाएंगे कि कौन लोग इसमें बोरोवर्स होते हैं, पैसा लेने वाले जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में सेल करते हैं, और कौन लोग इसमें लेंडर्स होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्चुअली मार्केट से बाय करते हैं। तो पहले हम बोरोवर्स और लेंडर्स की लिस्ट बनाएं। तो सबसे पहले अगर हम बोरोवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और सेकंड कौन होंगे, हमारे लेंडर्स होंगे। बोरोवर्स का मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के सेलर होंगे, और लेंडर्स जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बायर होंगे। ये बोरोवर से लेंडर है, और ये इसको सेलर की जगह हम इशूअर भी अल्टीमेटली बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बोरोवर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई है तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, जो पैसा मार्केट से बोरो करती है अपने यूज के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करके, या कभी कभी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी इशू करती है। फाइन, बिसाइड्स इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो वो बैंक जिनमें आपका अकाउंट होता है, जिससे आप लोन लेते हैं, इसमें सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट और एफडी के फॉर्म में पैसा रखते हैं। प्लस इसके साथ में क्या आ जाती हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं, जो लोन देने का अल्टीमेटली काम करती हैं, स्पेसिफिक लोन क्या करती हैं, लोगों को प्रोवाइड करती हैं। ओके फाइन। थर्ड इज व्हाट, बिग कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं, कॉर्पोरेट मींस बड़ी कंपनीज, जिनका एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर वो पूरा कर देती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो भी क्या कर सकती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से पैसा ले सकती है। तो ये तीन टाइप के बोरोवर्स हो गए। फर्स्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड इज द कमर्शियल बैंक, एंड थर्ड कमर्शियल बैंक एंड AIFIs, और थर्ड हो गया कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स हो जाएंगे इसमें। अब लेंडर्स कौन होते हैं, पैसा देने वाले। तो पैसा देने वालों में सबसे पहला पैसा देने वाला होता है RBI, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, बिसाइड्स RBI के अलावा और पैसा देने वाले कौन है, कमर्शियल बैंक। जिस तरह से कमर्शियल बैंक मनी लेते हैं, ऐसे ही कमर्शियल बैंक लेंड भी करते हैं। अगर बोरो करते हैं तो वो लेंड भी करेंगे, FIFIs। ठीक है फाइन। और फोर्थ होते हैं इसके अंदर कौन, बिग कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट जिसे पैसा लेते हैं, कॉर्पोरेट्स पैसा भी देते हैं। और लास्ट होंगे हमारे इंडिविजुअल्स। बस डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इस मार्केट में यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करते, और इंडिविजुअल्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो थ्रू कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट करेंगे। बिकॉज कमर्शियल बैंक के अंदर जो मनी डिपॉजिटेड है वो अल्टीमेटली किसका है, एक इंडिविजुअल का, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल का ही अल्टीमेटली पैसा उसके अंदर रखा हुआ है। फाइन, तो ये हमारे 3 बोरोवर्स हैं और ये 4 हमारे लेंडर्स हैं। अब इन्हीं बोरोवर्स और लेंडर्स में जब डीलिंग होती है तो अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली इशू होते हैं। तो हम बोरोवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, हमने सबसे पहला बोरोवर कौन सा लिया, हमने फर्स्ट बोरोवर हमने लिया है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसमें दोनों टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली मनी की रिक्वायरमेंट होती है।
क्या मनी की रिक्वायरमेंट? भाई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के ऊपर और हमारे बहुत सारे कामों के ऊपर खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेन करना है और लोगों को सैलरी पे करनी है, दूसरे बहुत सारे काम, कितने तो सारे काम होते हैं जिसको गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पे करना है। तो मैंने अभी क्या कहा आपको कि यहां पर ये देखा जाएगा कि बोरोवर का एक्चुअली इंटेंशन क्या है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो टाइप के लोन की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, जो उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए बोरो किया जाता है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा पैसा ये कहाँ से लाते हैं? कैपिटल मार्केट से। क्या लॉन्ग टर्म में? देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, मेट्रो के लिए सेटअप करना है, फाइन, कोई बड़ा 4 लेन 8 लेन बन रहा है उसमें, उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज डैम बन रहा है, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कोई सी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है, तो वो बेसिकली नेचुरली भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट 365 डेज से कम में तो पूरा होगा नहीं, 1 ईयर से कम में, उसका वो क्या करेगा, 1 ईयर से ज्यादा का टाइम लेगा। तो उस केस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है। बट अभी हमें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना। वैसे इसके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बॉन्ड्स हम क्या गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, ओके फाइन। नाउ सेकंड इज द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट की कुछ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं फॉर अ टाइम बीइंग। जैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ एम्प्लॉइज रिटायर हुए तो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रिटायरमेंट हुए तो उनकी ग्रेचुटी का पेमेंट करना, उनके प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना, रिटायर होने के बाद में उनको पेंशन का पेमेंट करना, और जो ऑलरेडी वर्किंग में उनको सैलरीज पे करना। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। अगर आप इसका थोड़ा सा भी वो परसेंटेज देखें तो आपके कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्टेट गवर्नमेंट तो बजट का 25% तक तो सिर्फ ये सैलरी पेंशन और ग्रेचुटी का ही पेमेंट करती है उसमें। तो ये एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। और गवर्नमेंट जो अपनी बजटरी रेवेन्यू बनाती है उसमें टाइम जो उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है वो टाइम टू टाइम जनरेट होती है, मींस इतनी क्विक बेसिस के ऊपर नहीं होती। तो अब गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू करती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म हो जाएंगी तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, दोज आर कॉल्ड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कौन से होंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, रेगुलर बेसिस पे हर वीक क्या होता है ये इशू करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही होती है, फाइन। एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी, तो गवर्नमेंट की बोरिंग्स दो तरह से होती है। एक गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम पब्लिक, आपके और मेरी तरह की पब्लिक से बोरो करती है, और एक करती है फ्रॉम आरबीआई। एक किससे बोरो करती है, आरबीआई से। आरबीआई कौन, आरबीआई गवर्नमेंट का अपना बैंकर, फाइन। अब पब्लिक से बोरो करेगी फ्रॉम पब्लिक, तो एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट कभी भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच नहीं करती। गवर्नमेंट इस केस में भी अपने बैंकर का सहारा लेती है और अपने बैंकर को एज अ मीडिएटर बना देती है। भाई वो बोलेगी कि मैं, बल्कि इसको ऐसा कहूं कि पब्लिक से पैसा लेगी थ्रू आरबीआई, और फ्रॉम आरबीआई। इसका मीनिंग ये होगा कि यहां पर पैसा आरबीआई से नहीं लिया जा रहा, आरबीआई के थ्रू पब्लिक से लिया जा रहा है। इट मींस इन दिस केस आरबीआई वर्क्स एज अ मीडिएटर। आरबीआई सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। वो पैसा पब्लिक से लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा फॉर अ टाइम बीइंग, ये उसके अंदर होता है। तो हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। अब आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब मेरा आपका अकाउंट आरबीआई के अंदर तो है नहीं, तो आरबीआई भी डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते कि आकर आप गवर्नमेंट को लोन दो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करो। हमारा पैसा कहां रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर रखा हुआ है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एनफोर्स करता है कि भाई आपने ये सिक्योरिटीज बाय करना पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, और उसके लिए कुछ कंपलसरी प्रोविजंस उसने बना रखे हैं, जस्ट लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर के फॉर्म में एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का उसको मेंटेन करना पड़ता है, और उतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको गवर्नमेंट से अल्टीमेटली बाय करनी पड़ती है, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि आरबीआई पब्लिक से पैसा ले रही है, तो पब्लिक से पैसा लेने में इसका मतलब ये होती है वो किससे पैसा लेती है, कमर्शियल बैंक से लेगी। कमर्शियल बैंक में हमारा अपना पैसा पड़ा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि कमर्शियल बैंक से पैसा लेना मींस एक जनरल पब्लिक से पैसा लेना। तो फर्स्ट क्या होगा, थ्रू आरबीआई, फ्रॉम पब्लिक, और वी कैन से फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और फ्रॉम आरबीआई, यहां आरबीआई से डायरेक्टली पेमेंट लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू पैसा लेती है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो वो दो टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है। फर्स्ट टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रेजरी बिल। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रेजरी बिल। और सेकंड कहलाएगा कैश मैनेजमेंट बिल। दो,
फर्स्ट हो गया हमारा ट्रेजरी बिल और सेकंड हो गया कैश मैनेजमेंट बिल। अभी ट्रेजरी बिल क्या, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रेजरी बिल इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब, जैसे इसमें वर्ड आ रहा है प्रोमिसरी और एक आ रहा है नोट, मींस एक ऐसा नोट जो किसी स्पेसिफिक पार्टी को प्रॉमिस करने के लिए बनाया गया। इसमें दो पार्टीज होती है, प्रोमिसर और एक होती है प्रोमिसी। जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर कहलाता है, जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो प्रोमिसी कहलाता है। तो यहां पर होता क्या है कि ये गवर्नमेंट एक प्रोमिसरी नोट इशू करता कमर्शियल बैंक्स के नाम पर कि भाई हम आपसे आज मनी बोरो कर रहे हैं, है ना, एक पेपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर, या जो सभी आजकल तो सब इसको हम बोल सकते हैं कि डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर चलता है उसमें। तो हम आज आपको ये जो पैसा आपसे जो बोरो कर रहे हैं इसका रिफंड हम आपने कब करेंगे, आफ्टर 91 डेज या आफ्टर 182 डेज या आफ्टर 364 डेज। ये 3 टेन्योर के अंदर एक्चुअली ट्रेजरी बिल इशू होते हैं, एक 91 डेज का, एक 182 डेज का और एक 364 डेज का। 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल है ये अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, 6 मंथ्स और अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। बट एक बात याद रखिएगा, 3, 6 और 1 ईयर ना बोलते हुए उसको 91, 364 और 182 डेज ही बोलेंगे उसमें। फाइन। अब ये ट्रेजरी बिल वो इशू करता है, इस 91 डेज के ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज मींस अगर आज गवर्नमेंट ने ये ट्रेजरी बिल इशू किया है तो गवर्नमेंट इस प्रॉमिस के साथ में आपसे पैसा लेती है कि 91 डेज के बाद आपको आपका मनी रिटर्न कर दिया जाएगा। इस केस में 182 डेज के बाद और इस केस में 364 डेज के बाद। फाइन। अब नेचुरली रिटर्न में क्या देगी, अगर आप मनी यूज करते हो तो रिटर्न के अंदर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। सबसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 364 डेज पर, उससे लेसर 182 और उससे लेसर 91 डेज पे। तो अंडरस्टूड है, जितना ज्यादा आप मनी यूज करोगे उतना ज्यादा आपने इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। एक बात और, ये ट्रेजरी बिल जो होते हैं ये इशू होते हैं डिस्काउंट टू फेस वैल्यू या डिस्काउंट टू पार पर के कंसेप्ट पर इशू होते हैं। अभी डिस्काउंट टू फेस वैल्यू का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, लेट्स सपोज जो ये ट्रेजरी बिल इशू किया जा रहा है, मान लो कि गवर्नमेंट 91 डेज का एक ट्रेजरी बिल आज इशू कर रही है और उसने कहा कि इसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है। फेस वैल्यू 100 रुपया होने का मतलब होता है कितने की लाइबिलिटी गवर्नमेंट पर बनेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो पैसा आपसे ले रहे हैं उस पर हम पर लाइबिलिटी बनेगी 100 रुपए की। मान लीजिए जैसे मैं अगर अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लेता हूं तो मुझ पर 100 रुपए की लाइबिलिटी बनती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कमर्शियल पेपर हम मार्केट में, सॉरी ये जो ट्रेजरी बिल हम आप मार्केट में सेल कर रहे हैं इसकी फेस वैल्यू 100 रुपया मीन्स हम पर 100 रुपए की लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन आज हम आपको इसको बेच रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, मान लो 98.20 में। आज आप इस ट्रेजरी बिल का कितना पेमेंट, आज आप इस ट्रेजरी बिल को कितने में खरीदेंगे, 58 रुपया 20 पैसे, 98.20 में। टाइम पीरियड कितना उसका, 91 डेज का टाइम पीरियड है और 91 डेज के बाद हम आपको पूरा 100 रुपया वापस कर देंगे। अब एक्चुअली इसमें डिस्काउंट टू फेस वैल्यू की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई 91 डेज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनती है वो पर एनम की बेसिस पर कोट होती है। अभी 91 डेज लेस देन 1 ईयर है, 182 डेज लेस देन 1 ईयर, तो यहाँ पर क्या इंटरेस्ट एक्चुअली कोट करें। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये मैक्सिमम जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्काउंट टू पार के कंसेप्ट पर ही होते हैं, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, डिस्काउंट टू पार में। अब इस केस में जो डिफरेंस है बिटवीन द टू, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट। 1 रुपया 80 पैसे ये आपका 91 डेज का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। आज 98.2 रुपीज दो, 100 दिन 91 डेज के बाद आप 100 रुपए पूरे वापस ले लेना। 1 रुपया 80 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल गया, आप इसको अपने क्या मान लें, इंटरेस्ट मान लें। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहें तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, जब इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे उसके अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से इसका इंटरेस्ट एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है। ओके फाइन। तो फर्स्ट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता है। अच्छा एक बात और, हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेजरी बिल होता है उसकी फेस वैल्यू 25,000 रुपीज होती है, कम से कम 25,000 का लिया जाएगा और फिर मल्टीपल ऑफ 25,000 में, मैक्सिमम लिमिट को इसके अंदर एक्चुअली नहीं होती, मींस 25,000 और उसके बाद अगर एक और ट्रेजरी बिल लेना है तो फिर वो 50,000, 75, 1 लाख इस तरह से 25,000 के मल्टीपल्स में होता है, जिसे हम एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं और एटीएम से मनी 100 रुपीज़ के मल्टीपल में निकलते हैं। अगर मुझे 160 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं तो हम नहीं कर सकते, हमें या तो 100 करना पड़ेंगे या फिर आगे 200 रुपए करना पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपको ट्रेजरी बिल इशू होती है, एक ट्रेजरी बिल 25,000 का होता है, 2 बाय करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली 50,000, 75,000, 1 लाख इस तरह से अल्टीमेटली चलता है। ओके फाइन। तो ये हमारा ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट था। इसी अच्छा ये 91 डेज। अब होता क्या है कि सेकंड होता है कैश मैनेजमेंट बिल। अच्छा कैश मैनेजमेंट बिल भी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर टेन्योर मिनिमम 91 डेज है। जो कैश मैनेजमेंट बिल, अब नाम से ही लग रहा है कैश मैनेजमेंट मींस इसके लिक्विडिटी कंपैरेटिवली और ट्रेजरी बिल से कम होगी, तो इसका जो पीरियड होता है, इसका जो टेन्योर होता है वो टेन्योर इसका अल्टीमेटली कितना होगा, लेस देन 90 डेज। 90 दिन से कम का टेन्योर के लिए अगर आप
कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, अगर कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है टू कमर्शियल बैंक, तो दैट इज कॉल्ड एज कैश मैनेजमेंट बिल। इसका भी फंडा सेम टू सेम होगा, ये भी डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर एक्चुअली इशू होगा, मींस आज डिस्काउंट पर बेचा जाएगा और जो भी 15-20 दिन बाद ये भी क्या होगा, उसको भी अल्टीमेटली फेस वैल्यू के ऊपर पेमेंट होगा। एक्चुअली होता क्या था, इसके अंदर पहले एक टेन्योर और था 14 डेज का ट्रेजरी बिल, बट हुआ क्या कि वो बहुत कम पीरियड होता था, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम 91, 182 और 364 डेज का रखा, और उससे कम के लिए फिर उन्होंने कैश मैनेजमेंट बिल को अल्टीमेटली क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइन, तो इसके पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसी की तरह होता है, लेकिन इसका पीरियड जो होगा वो लेस देन 91 डेज एक्चुअली चलता है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया थ्रू आरबीआई, और सेकंड अब हम इस पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम आरबीआई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्टली आरबीआई से पैसा मांग रही है ना। मैंने आपसे क्या कहा, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का बैंकर है मींस गवर्नमेंट के बैंक की तरह से ये काम करता है। फाइन, अब होता क्या है, जैसे कि हमारा कमर्शियल बैंक में अकाउंट, और आपको पता होगा कि हम कमर्शियल बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट मींस कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए लोन लेते हैं, सीसी करवा लेते हैं। इसी तरह से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए गवर्नमेंट कभी कभी डायरेक्टली आरबीआई से पैसा बोरो करती है, और उस बोरिंग्स के अंदर दो टाइप की बोरिंग्स होती है। फर्स्ट होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, एंड सेकेंड इज व्हाट, ओवरड्राफ्ट। सेकेंड क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होता है ये 90 डेज के लिए होता है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से कोई पैसा, जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट, कोई पैसा अगर लेती है जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज या 90 डेज या उससे कम पीरियड के लिए, तो वो कहलाता है आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसमें दोनों करते हैं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, और इसके साथ एक प्रॉब्लम भी होती है कि इसके लिए जैसे हमने देखा होगा कि हमारे ओवरड्राफ्ट की कमर्शियल बैंक लिमिट सेट कर देता है, प्लस सीसी लिमिट की भी लिमिट सेट कर देता है। तो इसी तरह से वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ने क्या कर रखा है, एक स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट क्या कर रही है, फिक्स कर रखी है, और हर एक स्टेट के लिए अलग है। जैसे टोटल अभी स्टेट के लिए 51,560 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है, 51,560 करोड़ रुपीस का मैक्सिमम WMA क्या हो सकते हैं, सारे स्टेट्स मिलकर के विड्रॉ कर सकते हैं, और हर स्टेट का एक अलग अलग क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। जैसे अगर आप यूपी का देखें तो उसका 55 या 5600 करोड़ रुपीस है, अलग अलग। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का है, तो इस तरह से सबकी एक मैक्सिमम लिमिट उसने दे रखी है। ठीक है जी। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपीस का मैक्सिमम WMA की लिमिट एक्चुअली आरबीआई ने दे रखी। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 1.5 करोड़ रुपीस तक का मैक्सिमम वेज एंड मींस एडवांसेस, इसको WMA बोलते हैं। WMA क्या कर सकती है, वो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकती है। ओके फाइन। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है किसका, टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन है और अमाउंट का भी रेस्ट्रिक्शन है। हो सकता है टाइम का रेस्ट्रिक्शन कभी आप क्रॉस कर जाओ, 90 डेज का बोला तो, और आपका पीरियड जो है वो 90 डेज के ऊपर चला गया, तो ये जो कहलाता है ये ओवरड्राफ्ट आता है, जिसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 10 डेज होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर, इसके ऊपर भी भाई नेचुरली आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट लेगा। अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो इक्विवेलेंट टू रेपो रेट होता है। रेपो रेट जो भी चल रही है राइट नाउ इट इज 4.4%, तो 4.4% के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसके ऊपर जितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर बाई चांस 90 डेज के बियॉन्ड चला गया और गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है रिटर्न करने के लिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या हम ऐसा बोलें कि अगर जो, जैसे मैंने कहा कि भाई 51,560 करोड़ मैक्सिमम, इससे ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो जो उसके ऊपर की अमाउंट हो जाएगी वो किस में चली जाएगी, ओवरड्राफ्ट के अंदर। और नेचुरली जब आपने या तो टाइम लिमिट एक्सटेंड किया या अमाउंट को बढ़ाया, तो फिर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और यहां पर जो इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट प्लस 2% होता है। जैसे अभी अगर 4.4 चल रहा है तो 2% और ऐड कर दो तो 6.4% हो जाएगा। ओके फाइन। 10 दिन के और बाद भी नहीं दे पाए तो फिर उसके अंदर उस केस में ये उस ओवरड्राफ्ट पर रेपो रेट प्लस 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मींस जितना आप एक्सटेंड करते जाओगे आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी आरबीआई क्या करेगा, अल्टीमेटली इंक्रीज करता जाएगा। फाइन। तो ये हमने देखा, जब गवर्नमेंट बारोअर होगी, और गवर्नमेंट किससे बोरो करती है, कमर्शियल बैंक से, पब्लिक से थ्रू आरबीआई, और एक करती है फ्रॉम आरबीआई। मींस आरबीआई से ही पैसा अल्टीमेटली क्या करती है, वो लेती है उसके बाद सेकंड जो बोरोअर होता है, सेकंड बोरोअर हमारा होगा कौन, कमर्शियल बैंक्स।
ये सेकंड बोरोवर्स होंगे हमारे कमर्शियल बैंक्स प्लस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIs, ठीक है। ये बोरोवर है, मींस पैसा ले रहा है। ये किस किस से बोरो करेगा, तो लीजिए सुनिए, सबसे पहले ये बोरो करेगा किससे, हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक से, RBI से बोरो कर सकता है। ये किससे बोरो करेगा, किसी अदर कमर्शियल बैंक से भी बोरो कर सकता है, किसी दूसरे कमर्शियल बैंक से। और ये किससे बोरो कर सकता है, कॉर्पोरेट से भी बोरो कर सकता है। मींस अदर कमर्शियल बैंक्स मतलब ये पब्लिक का पैसा हुआ, ये कॉर्पोरेट मतलब बड़ी कंपनीज का पैसा हुआ, फाइन। तो ये 3 टाइप की बोरोइंग्स होती है। अब जब कमर्शियल बैंक RBI से बोरो करता है, भाई RBI क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एज वेल एज बैंकर टू द बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स का बैंक भी कौन है, RBI, और गवर्नमेंट का बैंकर भी कौन है, RBI। तो गवर्नमेंट के लिए तो उसने अपना रोल प्ले कर दिया। अब अगर कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा मांगने गए तो RBI से वो 3 तरह से पैसा लेते हैं। उसका टेनोर 3 अलग अलग टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है उसके अंदर रेपो रेट। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट कौन सा होगा, रेपो रेट। इस रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन, ओके फाइन। इसमें जो ये कमर्शियल बैंक RBI से मनी बोरो करता है वो 90 डेज से कम पीरियड के लिए होता है, अप टू 90 डेज का। और वो सिक्योरिटीज उसको बेचता है, उसको रीपर्चेज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो वापस से बाय करने की बात करता है 90 डेज का, ओके फाइन। तो रेपो रेट होगा, और यहां पर रेपो रेट अभी के टाइम पे कितना 4.4% चल रहा है। सेकंड एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, 90 से मैक्सिमम मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, और मैक्सिमम कितना जाएगा, अप टू 1 ईयर, एक साल से ज्यादा ऊपर जा भी नहीं सकता अल्टीमेटली, फाइन। तो ये बैंक रेट लग जाएगी, और बैंक रेट अभी 4.65% अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। और थर्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं व्हाट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो पैसा लिया जाता है ओवरनाइट को अगर मैं आसान ज़बान में बोलूँ तो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, एक दिन के लिए लिया जाता है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू बैंक रेट होता है। जो बैंक रेट चलेगा वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के ऊपर अल्टीमेटली चलता है, फाइन। तो कमर्शियल बैंक्स को और AIFIs को पैसा चाहिए, RBI से अगर लेती है तो RBI से लेने के लिए 3 हमारे पास फैसिलिटीज हैं। कौन सी, रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 90 डेज से कम, 90 दिन से ज्यादा, 1 साल से कम, और फिर ओवरनाइट। ये 3 टेनोर एक्चुअली हमारे अल्टीमेटली चलते हैं। इसके बाद में हमारा कमर्शियल बैंक क्या करेगा, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करता है। जैसे किसी कमर्शियल बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट हुई तो वो दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जाता है और उससे मनी बोरो करता है। तो लेट्स सपोज अगर एक कमर्शियल बैंक है, हमारा कमर्शियल बैंक है SBI, तो हो सकता है वो एक्सिस बैंक से ले ले, पंजाब नेशनल बैंक से ले ले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले ले। ये बेसिकली अल्टीमेटली चलता है इसमें 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी होता है, सेकेंड होता है नोटिस मनी, और थर्ड होता है इसमें टर्म मनी। ये 3 टाइप के इसमें टेनोर चलते हैं। एक्चुअली ये 3 टेनोर चलते हैं इसमें। इसके मैक्सिमम जो होगा कॉल मनी का जो होगा, ये मैक्सिमम टाइम कितना है, ओवरनाइट होता है। इसमें 2 डेज से लेकर तो 14 डेज तक का पीरियड होता है, और इसमें 15 डेज से लेकर तो मैक्सिमम 1 ईयर तक का पीरियड एक्चुअली होता है। इसमें 2 से 14 डेज कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। अच्छा, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी पहले से डिफाइन नहीं होता। जैसे अगर किसी SBI ने पंजाब नेशनल बैंक से ओवरनाइट के लिए लोन लिया तो कॉल मनी कहलाएगा उसमें, और उस पर रेट भी कॉल मनी की रेट लगेगी, ओवरनाइट की रेट उसके ऊपर लगती है, कम रेट होती है उसमें। अगर वो एक दिन में रिटर्न करने में कैपेबल नहीं हुआ, टाइम ज्यादा लग गया, तो वो कॉल मनी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नोटिस मनी में कन्वर्ट होगी। जैसे यहां पर WMA ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही कॉल मनी नोटिस मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। 14 डेज तक रिटर्न कर देते तो नोटिस मनी के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, टर्म मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली हायर होती है। अच्छा, एक बात और, इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती, ये कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसी रिक्वायरमेंट उसकी अकॉर्डिंगली होती है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली चलती जाती है उसमें, ठीक, फाइन। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें बिग कॉर्पोरेट्स की, तो यहां पर ये होता है, ये अगर कमर्शियल बैंक बिग कॉर्पोरेट से पैसा लेता है तो वो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है वो कहलाता है हमारा कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CDs, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैकेनिज्म सेम टू सेम इस ट्रेजरी बिल जैसा होता है। यहां पर भी क्या होता है, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एक्चुअली इशू होता है, और ये भी एक टाइप का प्रोमिसरी नोट है। और प्रोमिसरी नोट अब कौन देगा, कमर्शियल बैंक्स देंगे कॉर्पोरेट्स को कि भाई आप जो ये पैसा दे रहे हैं इसका पेमेंट हम आपको 3 मंथ बाद या जो भी पीरियड है उसके अंदर हम कर देंगे। उसके अंदर भी, इसके अंदर क्या चलता है, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर
डिपेंड करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर रहा है। इसमें भी दो होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंक्स इशू कर रहे हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर रहे हैं। इसमें मिनिमम 7 डेज होता है, मैक्सिमम 1 ईयर होगा, और इसमें मिनिमम 1 ईयर होगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। और ये जो होता है ये एक एक्सेप्शनल केस होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर 1 साल से ऊपर का पीरियड या टेन्योर हो जाएगा तो वो तो फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो ये एक ही इकलौता एक्सेप्शनल केस है जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स AIFIs इशू करेंगे फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, और तो उसके लिए मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स होता है। और अगर बैंक्स इशू करेंगे तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर तक उसके अंदर चलता है। फाइन, इसकी डिनोमिनेशन जो होता है वो 1 लाख रुपीस का डिनोमिनेशन होता है और 1 लाख रुपीस के मल्टीपल के अंदर ही क्या होते हैं, ये अल्टीमेटली इशू होते हैं। तो ये भी एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट है जो कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं बिग कॉर्पोरेट से मनी को विड्रॉ करने के लिए। फाइन, तो अभी हमने देखा एक बोरोवर गवर्नमेंट था, दूसरी बोरोवर कौन था, कमर्शियल बैंक था। थर्ड बोरोवर जगह नहीं है, इधर ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। थर्ड बोरोवर जो होंगे ये कौन होंगे, हमारे कॉर्पोरेट्स। इसका मीनिंग होगा कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट इज बोरिंग मनी, कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए। और कॉर्पोरेट किससे पैसा ले रहा है, पब्लिक से, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा। तो कॉर्पोरेट बोरोवर है, लेंडर कौन है इसमें, कमर्शियल बैंक्स। तो जब ये कमर्शियल बैंक से या प्लस AIFI से जब पैसा लेता है तो उस केस में एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कहलाता है कमर्शियल पेपर्स। बहुत फेमस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर्स, और हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPs, ये CP कहलाते हैं। फाइन, इस केस में कॉर्पोरेट जो होते हैं कमर्शियल पेपर एक्चुअली इशू करते हैं, और कमर्शियल पेपर का मैकेनिज्म सेम जस्ट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल, इट इज आल्सो अ प्रॉमिसरी नोट व्हिच इज इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स टू द कमर्शियल बैंक्स, कि भाई आज जो हमने पैसा लिया है हम आपको 91 डेज या जो भी पीरियड है उस पीरियड के बाद में आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर, इसका पीरियड जो होता है मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर का पीरियड होता है, और इसका डिनोमिनेशन जो होता है वो 5 लाख रुपीस होता है। 5 लाख के मल्टीपल के अंदर ही ये इशू होते हैं, मैक्सिमम इसकी कोई अल्टीमेटली लिमिट नहीं होती। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं इसका भी हमने एक ओवरव्यू देखा, सिर्फ हम ये बोरोवर और लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि एक्चुअली कितने टाइप के मनी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो वो हमने इस वीडियो के अंदर ये कवर किया। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम सारे एक एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक एक का कंसेप्ट इन डिटेल आपको क्लियर होता जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कितने टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन बोरोवर्स कौन लेंडर्स होते हैं। स्टिल आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।